सकता। तो जो केजरीवाल साहब ने ये जो बात कही थी जब ये पार्षद के जब चुनाव आए थे दिल्ली में, तब उन्होंने ये बात कही थी कि एक साइन लगता है स्थायी करने में, तो फिर वो क्यों कहा था उन्होंने? गलत बात, लुभाने के लिए, रिझाने के लिए कह दिया हो किसी को तो अलग बात है, ऐसे नहीं हो सकता। 2006 तक तो ये सरकारों ने मान ही रखा है कि उनको तो पक्का करना ही है, लेकिन जो उसके बाद के हैं 2008 है, 10, 12 जो भी आज तक जो लगे हुए हैं, वो टकटकी लगा कर बैठे हैं। तो क्या वो सच में हो पाएंगे पक्का, या दिल्ली दूर है? लेकिन बहुत से सफाई कर्मियों ने ही ये कोर्स जो है वो कर रखा है। हाँ। सब इंस्पेक्टर का और इनका ASI का कोर्स किया हुआ है, तो उनको क्यों नहीं लगाते हो? गहलोत जी, हम जब कहते हैं, जब इंस्पेक्टर से किसी से हमारी जब अधिकारी से बात होती है, जब बहस होती है, तो वो सीधा आरोप लगाता है पार्षद के ऊपर कि पार्षद हमें फोर्स करते हैं कि तुम हमें पैसा कमा के दो। क्या ये सही बात है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कहने के कर्मचारी दोषी हैं, वो चाहते हैं कि उसको पैसा देते हैं। क्यों देते हैं पैसा? कहीं ना कहीं वो इंस्पेक्टर उसको खौफ दिखाता है कि मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा या बदली कर दूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। हमने लाठियां खाई हैं, मुझे उसमें अच्छा लगता है। आपने वस्त्र उतार कर भी प्रदर्शन हाँ किया? भाई, कई बार करने पड़े। और ऐसे नहीं कि मैं वहाँ एयर कंडीशनर बैठता हूँ, मेरा खून ठंडा हो गया होगा, ऐसा नहीं है। जी सर, कॉफ़ी विद अंजाना में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक तो हमने जैसे टीवी चैनल्स पे देखते हैं या कई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कि कॉफ़ी विद करण या दूसरे लोग जो आज के करते हैं, लेकिन आज कम से कम ये जो जागो समाज कॉफ़ी विद अंजाना, इसमें हमें आपस में रूबरू होने का मौका मिल रहा है। या आज तक हमारी जो भी जीवन शैली रही है या जो समाज सेवा करते हैं, इसमें पब्लिक के सामने या जो लोग सुन रहे हैं हमारे देश के निवासी, उन सबको हमारी बात वहाँ तक पहुँचेगी तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। मेरा जन्म पूर्वी दिल्ली इलाका जो है, वहाँ गांधीनगर एक क्षेत्र है, वहाँ अजीत नगर में मेरा जन्म हुआ जी। बचपन से पढ़ाई का बड़ा शौक था। हम 3 भाई हैं और पिताजी ने, मदर ने अपने बहुत ही भरसक प्रयास से, उन दिनों बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ मैं, तो कोशिश की कि हमें कॉलेज तक पहुँचाया, सारी शिक्षा हमने ग्रहण की वहाँ से। और मुझे याद है वो दिन कि हमारे यहाँ वाल्मीकि मंदिर का निर्माण हो रहा था उन दिनों। तो उस समय मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। मुझे वहाँ के लोगों ने कैशियर बनाया मंदिर की समिति में। और चूंकि जो भी हम कलेक्शन करते थे उसको, और मुझे याद है ये दिन भी कि मेरी मदर ने, मेरी माँ जिनका नाम शांति है, उन्होंने एक ऐसा लोहे का डिब्बा मुझे दिया था कि बेटे इसमें पैसे कलेक्ट कर लिया करो, सब रखा करो उसके अंदर। तो बाद में जब खर्चा होता था कि आज सरिया आ रहा है या सीमेंट आ रहा है, रोड आ रही है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था ऐसे करने के लिए। वहाँ से मुझे शौक लगा। फिर कुछ लोगों के कहने पे लोगों ने कहा कि भाई आपको और आगे आना चाहिए, आप अच्छे पढ़े लिखे हो। पढ़ाई लिखाई करने के पश्चात मुझे मुंबई जाके भी काम करने का मौका मिला। पढ़ाई भी करता रहा अपनी, और साथ साथ वहाँ 1-2 फिल्में मैंने काम किया उसमें। जैसे मैं बताऊँ, आप एक एक्टिंग का भी शौक था? जी। तो मैं चला गया मतलब वहाँ मुंबई में। मेरे बैच में 89 में वहाँ मनीषा कोइराला मेरे बैच में पढ़ी है। उस समय फिल्मों में नहीं आई थी वो, सौदागर में साइन हो चुकी थी, लेकिन उस समय मेरी क्लास में पढ़ते थे वो। इवन फूल और कांटे फिल्म में जो हीरोइन है मधु है, मालिनी जी की भतीजी, तो वो भी मेरी क्लास में पढ़ते थे। रंग फिल्म में हीरो है कमल सदाना, मेरा बहुत सा दोस्त है आज भी, तो हम साथ में पढ़ते थे वहाँ पे। और सौदागर फिल्म का जो हीरो है विवेक मुशरान उनका नाम है, तो वो भी मेरे साथ ही पढ़ते थे मतलब बैच में वहाँ पे। तो कौन सी पिक्चरों में आपको रोल करने का? देखिए, बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। तो यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ के लोग मेरे माँ बाप को, भाइयों को, सबको परेशान करते थे ये कह के भाई कौन सी फिल्म आ रही है, जैसे एक तरह का टोंट होता है ना, उस तरह की बातें भी करते थे। खैर वो दिन आया, मतलब जो पड़ोसी थे वो ताने कसते थे? पड़ोसी भी, दूसरे लोग भी हाँ ऐसे करते थे, कब आ रही है पिक्चर है, ऐसे कहते थे। तो सन 90 की बात है, मुझे मौका मिला फटीचर टीवी सीरियल में काम करने का, पंकज कपूर जी के साथ। बड़ा सीरियल वो पॉपुलर। हाँ, क्योंकि पंकज कपूर जी यहाँ दिल्ली में NSD के छात्र रहे हैं और बहुत ही परफेक्शनिस्ट कलाकार हैं वो। जबकि शाहिद कपूर भी छोटे थे तो उस समय तो मेरे पास ही वहीं आते थे, क्योंकि जब शूटिंग होती तो वहीं आते थे, देखा मैंने। तो उसमें मैंने काम किया, लगातार 2 एपिसोड में मैंने काम किया। और वो दिन जब मैं याद करता हूँ तो एकदम रोंगटे खड़े होते हैं। इतने महान कलाकार, और मुझे उनके साथ में काम करने का मौका मिला। एक तरफ उनका मेकअप हो रहा है, एक तरफ मेरा मेकअप हो रहा है, हम डायलॉग की डिलीवरी कर रहे हैं आपस में, तो बड़ा अच्छा मुझे फील हुआ। तो उससे पब्लिक शांत हुई कि हाँ चलो कुछ तो किया हमारे यहाँ के आदमी ने, कुछ तो किया। और रंग फिल्म में भी कुछ काम किया मैंने उसमें।
एक चाणक्य सीरियल आता था, उसमें भी थोड़ा बहुत काम किया। और उसके बाद सन 2003 में यहाँ दिल्ली में ही रहकर, क्योंकि माँ बाप ये चाहते थे मैं मुंबई ना जाऊँ, दिल्ली में ही काम करूँ, तो यहाँ रहकर एक टीवी सीरियल बनाया। उसको मैंने प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, और उसमें तकरीबन 26 एपिसोड हमारे टेलीकास्ट भी हुए डीडी मेट्रो पे। जी। तेरा क्या कहना 2003 में टेलीकास्ट हमने किया सीरियल। उसमें होता क्या था, बेसिकली जैसे आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ऐसे में उसमें सभी जितने हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं देश के, उनसे इंटरव्यू लेते थे। बहुत सारे सिंगर्स आते थे, तो वो सब भी किया। वो मेरा शौक है बहुत भी। और मरते दम तक तो ये आपका एक्ट था उसमें? जी, मैं एंकरिंग करता था उसमें। एंकरिंग करते थे। 26 एपिसोड एंकरिंग की है। आपने जितने भी अभी नाम बताए हैं, चाणक्य या जितने पिक्चरों के भी नाम बताए, ये सभी पॉपुलर हाँ थे जी, उस समय ज़माने में पूरे बहुत ज़्यादा चलते थे ये। हाँ जी, हाँ जी। मन में जरूर इच्छा है कि खुद की प्रोडक्शन करके कभी ना कभी फिल्म बनाई जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है, एक और फिल्म है, उसमें स्क्रिप्ट वगैरह लिखी जा चुकी है, डायरेक्टर फाइनल है, कास्टिंग फाइनल हो चुकी है। तो श्वेता तिवारी वगैरह सबको भी कास्टिंग फाइनल हो चुकी है हमारे साथ में। वो हमारे प्रोजेक्ट काम करेंगे उसमें, तो वो भी प्लान बनाने का प्लान है आगे। अभी मतलब आप जी, वर्तमान में भी इस काम में हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। जी जी, बहुत अच्छा लगा। तो आप इतने अच्छे लेवल पर मतलब काम कर रहे थे बॉलीवुड में, और टीवी सीरियल में भी आपने काम किया। फिर इतने अच्छे लेवल पर जाने के बाद फिर ये जो नगर निगम में आपका जो एंट्री हुई है, अरे तो इसका क्या? यही तो कारण रहा, क्योंकि ओवर एज हो गया, एमसीडी कहीं और नौकरी नहीं मिल पाई। अपनी वाल्मीकि जाति का सर्टिफिकेट भी मैंने लगाया, तो उसमें ओवर एज और कहीं जब भी फॉर्म भरता था तो ऐसी सर्टिफिकेट हो जाता था, मतलब उसमें तो उम्र ज़्यादा हो गई तो कहीं सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। और पिताजी भाई सब एमसीडी में काम करते, तो लिहाजा एमसीडी में मुझे एज ए सफाई कर्मचारी मैंने काम किया। मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बल्कि उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने समाज के लोगों का, जिनके साथ मैं काम करता था। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से जाके कह दिया सीधा कि सर इसके बदले तो काम हम कर लिया करेंगे, इन्हें अपने ऑफिस में कहीं लगा लो। तो ऐसे उन्होंने मुझे डाइवर्टेड कैपेसिटी, मतलब आपका टैलेंट जो है यहाँ भी देख लिया गया। जी, तो उन लोगों ने मुझे वहाँ पे एज ए स्टेनोग्राफर में लग गया डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में काम। फिर कुछ लोगों की नज़र पड़ी जो यूनियन के लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस व्यक्ति को हम यूनियन में लाकर काम करें। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ। आज जैसे मैंने बताया पहले भी कि आज हम वीर अशोक अंजना जी जो हमारे प्रमुख समाज सेवक रहे हैं, अभी दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे बीच में नहीं है फिलहाल। एक समय होता था, और देखिए उनका बड़प्पन देखो, मेरे से तकरीबन उम्र में बहुत बड़े, तजुर्बे बड़े, लेकिन मेरे साथ काम करना स्वीकार किया उन्होंने। मैं प्रेसिडेंट होता था मोर्चे के अंदर, वो मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, बहुत सारी बातें मुझे सिखाते थे। तो ऐसे हमने काम करना शुरू किया। मतलब तजुर्बेकार जो लोग थे, उन्होंने आपके अंदर टैलेंट देखा कि पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे हैं, और आपके अंदर टैलेंट भी है, बोलने का भी अच्छा, आपका लहजा अच्छा है आपका बोलने का, तो आपको आगे रखा। आपने लॉ भी मेरे ख्याल से किया है। हाँ, लॉ भी किया है, तो लेकिन वो सारा मुकाम तो नहीं मिल पाया, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हमारा जीवन, जो हमारा जन्म है, वो इसलिए ही भगवान ने दिया है कि हम इनकी सेवा कर सकें सही तरीके से। पिछले 25-30 वर्षों से सेवा में है, और ऐसा प्रयास है आगे भी सेवा करते रहेंगे। लेकिन आज भी आप राज्य मंत्री के दर्जा आपको है, आप अच्छे लेवल पे हैं, तो ये भी आपका एक उपलब्धि है कि आपने पढ़ाई की, आपने टैलेंट हासिल किए हैं, और आपने समाज सेवा जो की, आज आप उसी के साथ में आप आज दिल्ली सरकार में जो है, ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है, और भगवान का आशीर्वाद है इसमें, अपने समाज के सभी लोगों का आशीर्वाद है इसके अंदर। क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि मैं लाल बत्ती गाड़ी में चलूंगा जी। अब लाल बत्ती गाड़ी में घूमना तो मुझे एक IAS अधिकारी बनना चाहिए था, लेकिन आज जैसे दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग जो है, उसमें एक चेयरमैन की हैसियत से वहाँ पे एक दर्जा प्राप्त मंत्री के रूप में मैं काम करता हूँ, एक सिविल जज की हैसियत से वहाँ बैठता हूँ, तो रोजाना जो काम है करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है इसमें। कि अभी एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, हमारे एक सफाई कर्मचारी धनराज नाम के थे, उन्होंने, और मुश्किल से 35 साल की उनकी उम्र थी, वहाँ के जो सुपरवाइजर, दरोगा इंस्पेक्टर, उन्होंने बड़ा परेशान किया था व्यक्ति को। 60,000 रुपये की डिमांड थी उनके। सुसाइड नोट के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, उन्होंने सुसाइड करने मजबूर हुए। अब उनकी वाइफ ने बहुत गुहार की हमारे से कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, तो लिहाजा बहुत स्टर्न स्टेप्स जो हो सकते हैं वो हमने काम किया उसके ऊपर। लेकिन मैंने देखा ऑर्डर आपने जो निकाले हैं कि आपने तुरंत उनको सस्पेंड करना चाहिए, और मेरे ख्याल, मुझे लग रहा है कि डिपार्टमेंट ने यहाँ तक शायद कर भी दिया, सस्पेंड किया गया है जी। और अभी
उन पे आरडी भी लगेगी। एएसआई और एसआई दोनों को। ये खुद भी कर्मचारी हैं, अभी भी कर्मचारी की सैलरी ले रहे हैं वो। इन्होंने कभी पहले भी काम नहीं किया और अब भी काम नहीं कर रहे। इनके लिए हम स्पेशल काम करेंगे, एक स्पेशल टास्क फोर्स मतलब बनाई जाएगी। ये सफाई कर्मचारी है जी, सफाई कर्मचारी हैं। और ये एएसआई का क्योंकि यहाँ शॉर्टेज हमारे सफाई कर्मचारियों इसकी एएसआई की, इनको एलएसी लुक आफ्टर चार्ज पर लगाया हुआ है जी। मतलब काम तो देख रेख करेंगे, उसकी तनख्वाह वही मिलेगी सफाई कर्मचारी की। आज भी तनख्वाह वही सफाई कर्मचारी की इनकी। तो ऐसा नहीं है कि तो सभी जैसे हैं। मैं इसमें एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि शॉर्टेज है, लेकिन बहुत से सफाई कर्मियों ने ही ये कोर्स जो है वो कर रखा है। हाँ हाँ। सब इंस्पेक्टर का और इनका एएसआई का कोर्स किया हुआ है, तो उनको क्यों नहीं लगाते वो? हाँ देखो, ऐसा होता है कि इसमें एक कंडीशन होती है, दो तरीके से यहाँ एएसआई बनते हैं। एक तो डीएसएस बोर्ड होगी हमारा दिल्ली सरकार जी का, बिल्कुल, उसके तहत उनकी डायरेक्ट भर्ती होगी, चाहे वो एमसीडी में हो या ना हो। एक दूसरा ऑप्शन है कि जो कोई कर्मचारी परमानेंट हो और 8 साल की सर्विस हो चुकी हो प्लस डिप्लोमा होल्डर हो, उसको एएसआई बनाया जाता है। बनाया जाता है। क्योंकि डिपार्टमेंट थोड़ी खामियां हैं, क्योंकि उसमें जो वैकेंट पोस्ट जितनी अवेलेबल होती हैं उसमें 50% या कुछ परसेंट ऐसे होती है जो डीएसएस बोर्ड को देनी पड़ती हैं। तो जो वैकेंट पोस्ट होती है उनके अगेंस्ट इनको लगा दिया। ये सफाई कर्मचारी ही थे, अभी परमानेंट एएसआई नहीं बने, ये लोग अपने चार्ज पे हैं, तो इनको वहाँ ऐसे लगा दिया गया। गहलोत जी, हम जब कहते हैं, जब इंस्पेक्टर से किसी से हमारी जब अधिकारी से बात होती है, जब बहस होती है, तो वो सीधा आरोप लगाता है पार्षद के ऊपर कि पार्षद हमें फोर्स करते हैं कि तुम हमें पैसा कमा के दो। क्या ये सही बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है, इसको स्वीकार करते हैं कैसा होता है। और यहाँ तक भी सही बात है कि निगम पार्षद के घर का दूध का जो काम है ना, और राशन काम है, वो भी वहाँ का जो मैट है या दरोगा इंस्पेक्टर वो भरवाते हैं, ऐसा कई जगह देखा गया है। तो ये करप्शन है। इसमें केवल और केवल इंस्पेक्टर का ठान ले, भाई निगम पार्षद क्या बिगाड़ लेगा उनका? निगम पार्षद बदली करा सकता है, उसके लिए हम डिप्टी कमिश्नर सकेंगे, अन्य बदली ना की जाए किसी की, तो एक मिनट पार्षद ठीक हो जाएगा। पार्षद और क्या कर सकता है? फांसी लगा देगा उसको, इंस्पेक्टर को। इंस्पेक्टर अगर अपने पे आ जाए ऐसे तरीके से, तो हमारा कर्मचारी भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मचारी दोषी हैं, वो चाहते हैं कि उसको पैसा देते हैं। क्यों देते हैं पैसा? कहीं ना कहीं वो इंस्पेक्टर उसको खौफ दिखाता है कि मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा या बदली कर दूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। और अब हम यहाँ से सख्त कानून का जो भी हमारे पास प्रदर्श शक्तियां हैं, इसका सही इस्तेमाल करते हुए कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े एडवोकेट्स हमने बुलाए हैं, उसमें जो कुछ हो सकता है। इसमें अगर कोई कर्मचारी शिकायत करता है हमारे पास, उसकी रिकॉर्डिंग दिखाता है, या वो बात पुष्टि हो जाती है उसकी किसी भी तरह से, उसको नहीं बख्शा जाए किसी की कीमत पे। यही हमारा प्रण रहेगा। और मैं तो दरख्वास्त ही करना चाहता हूँ, पहले तो उनको चेतावनी भी दे रहे हैं हम जो इंस्पेक्टर वगैरह, ये जंगल राज खत्म करें। आपको तनख्वाह मिलती है, उसमें गुजारा करें अपना। अगर इंस्पेक्टर ने ठान लिया तो ये सारा का सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। आज उनके ऊपर ऐसा नहीं कि सारे के सारे भ्रष्ट हैं, कुछ लोग अच्छे भी काम कर रहे हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं। हमें एक आदमी का पता है, जब मैंने 30 साल काम किया है तो नाम से मुझे पता है कौन सा इंस्पेक्टर ठीक कौन सा नहीं है। अब इनके खिलाफ हम मुहिम बनाएंगे। ये सफाई कर्मचारी होते हैं, और वहीं के जो उनकी अटेंडेंस जहाँ होती है, जहाँ हाजिरी लगती है, वहीं के कर्मचारी उनको मैट बना देते हैं या कोई सुपरवाइजर उनको बना देता है। ये केवल और केवल पैसे की उगाही करने के लिए बनाए रखते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कास्ट फैक्टर जहाँ होता है, मैक्सिमम सफाई कर्मचारी हमारे वाल्मीकि समाज के हैं जी। और एएसआई इंस्पेक्टर किसी भी कास्ट का हो सकता है, वो किसी का भी हो सकता है, वाल्मीकि समाज के भी, अदर के भी हैं। तो किसी की जल्दी से हिम्मत नहीं पड़ती किसी पैसे लेने की। उन्होंने बीच का मीडिएटर रख रखा है उसको, मैट को, वो पैसे इकट्ठा करके देता है। जैसे मान लो कोई 2 दिन के लिए एब्सेंट हो गया, चला गया, कि भाई तेरे तो ऑर्डर कराने पड़ेंगे, वो कहेगा बाबूजी मैं गरीब आदमी, ऑर्डर क्यों करवा रही, मेरी नौकरी खराब हो जाएगी, कि ला मुझे पैसे दे। वो पैसे ऊपर तक पहुंचते हैं। इस पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। जैसे अगर इनके पीछे ईडी लगा दी जाए तो कितने फ्लैट, कितनी जमीनें, कितनी गाड़ियां, कितने नहीं, कोई नहीं मानेगा किसी पर्टिकुलर विशेष तौर पर ऐसा कहेगा, तो इसके लिए हम प्रॉपर इंतजाम करेंगे, या तो आराम से मान जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंस्पेक्टर को, वही इंस्पेक्टर जिनको पहले हमने कर्मचारी देखा है, फिर वो एएसआई भी देखा है और एसएस तक भी चले जाते हैं, देखा है उनको, तो लोग अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। बशर्ते थोड़ा चेंज हो। अच्छा, कई बार क्या होता है, उनकी भी मजबूरी है, अगर वो अपने सीनियर अधिकारी को पैसा नहीं देंगे कमा के, उनके तुरंत बदली कर देंगे। और सजा के तौर पे कोई शादरे में काम करता तो नजफगढ़ ले आएंगे, नजफगढ़ है तो कहीं शादरे में ले जाएंगे, डिस्टेंस इतना कर देंगे कि वो आने जाने में ही परेशान। ये भी कहीं ना कहीं है। अच्छा गहलोत जी, जैसे अब मान लीजिए आपने कहा कि जो नजफगढ़ जोन का है उसके शादरा में कर दिया, तो जैसे अब दिल्ली 1 हो गई है, तो 3 दिल्ली थी पहले, अब दिल्ली 1 है। अब जैसे जो कर्मचारी दूर से आता है
तो उसकी उसी के करीब अगर ड्यूटी कर दी जाए तो वो समय से भी पहुंचेगा, बहुत अच्छी बात है। और जो है उसका समय भी बचेगा और अच्छे से वो ड्यूटी भी कर पाएगा। क्या ऐसे कुछ हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ये कानून में लिखा हुआ है कि दे शुड बी गिवन अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ 5 किलोमीटर इवन, केवल 5 किलोमीटर के दायरे में कभी ड्यूटी होनी चाहिए ताकि वो आराम से जाके वहाँ पे अप्रोच कर ले। अब होता क्या है कि कुछ लोग वहाँ शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पता नहीं कहाँ हरियाणा से भी लोग आते हैं, पता नहीं कहाँ, तो मजबूर होते हैं। और अभी हमने पिछली बार जब कोरोना काल यहाँ चल रहा था तो बहुत मजबूरी में भी लोग, बहुत मजबूरी में हमने देखा कि बैरिकेड पार कर करके बॉर्डर से वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे बुला के। तो कहीं ना कहीं दूर आने की वजह से तो लोग सोचते हैं यार मैं ड्यूटी पर जाऊंगा, मेरा किराया भी खर्च हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इस चक्कर में भी कर्म से समझौता कर लेते हैं इंस्पेक्टर से कि अगर मैं लेट आऊँगा तो मुझे निभाना पड़ेगा आपको और मैं उसके बदले पैसे दूंगा। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो हमें कितनी ज़रूरत है इलाके में काम करने की, यार डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक उनकी वो देखनी पड़े। अच्छा हो क्या रहा है, कहीं कहीं ऐसा है कि कर्मचारी ज़्यादा हैं और इलाका कम है, कहीं इलाका ज़्यादा है तो कर्मचारी, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। इस पर भी रोक लगनी जरूरत है वैसे। अच्छा, स्थायीकरण पे क्या कहेंगे? जो समिति में भी ये तय हो गया था, 2011 के कर्मचारी जो लगे हुए हैं तक के जो है सबको स्थायी करना है, लेकिन वो मुद्दा कहीं ठंडे बस्ते में चला गया। देखो आज मुझे लेट से फिर अंजना जी की याद आ रही है। वो हमारे ऐसे लीडर थे, टिप्स पे याद आता था उनको, 1978 में कौन सा प्रीमियम बना था, क्या कुछ बना था। कई बार उनसे बात करने का मुझे मौका मिलता था तो हमेशा कहते थे कि बेटे इसमें तो इस दिन बना था ये, तो बड़ी आसान उस दिन काम करने में। इसलिए मैं उनको ही याद करके, उनको नमन करके मैं कह रहा हूँ आज भी 1978 की एक पॉलिसी है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक कैलेंडर ईयर में 2 साल के लोगों को हम पक्का करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, निगम की जो सरकार है वो अपनी ही बात को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। 1 साल में 2 साल के लोगों को पक्का करने का मतलब क्या है? अभी क्या चल रहा है, सन 2024 हमारे चल रहा है जी, और पक्का करने का निर्णय लिया उन्होंने कह दिया हम तो सन 2000 तक जो लग गया होगा उसको पक्का करेंगे। यानी पहले 94 से 96 तक के लिए 2 साल के, 96 से 98 के लिए, 98 से 2000 तक के लिए। ये फेज मेनर पॉलिसी के आप इस हिसाब से सब 2050 का भी आएगा ना, तब जाके आज जो लगा होगा वो पक्का हो पाएगा। बिल्कुल, ये गलत है। अच्छा, और ये बहुत गलत बात है कि सरकार अपने ही बनाए हुए कानून को नहीं मान रही। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि अभी कमिश्नर का ट्रांसफर हो गया, रिलीव नहीं हो पाए, क्लोजिंग तक रोका हुआ है उन्हें, तो अब नेक्स्ट दूसरे जो कमिश्नर आएंगे उनके साथ बैठ के इसको हम काम करेंगे। सारी बातें मैंने बताया, मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। मुझे ऐसा आभास होता है कि भगवान ने शायद हमें इसलिए पैदा किया है। आज सीट मेरे पास है, कल कोई भी यहाँ बन सकता है क्या जी। इसमें हमें क्या करना है, अब हम सड़कों पर उतरेंगे सही तरीके से। मैं वही संजय गहलोत हूँ सड़क पर उतरने वाला, जो जंतर मंतर पे आपने किया। हाँ बिल्कुल, हमने लाठियाँ खाई हैं, मुझे उसमें अच्छा लगता है। आपने वस्त्र उतार कर भी प्रदर्शन हाँ किया? कई बार करने पड़े, और ऐसे नहीं कि मैं वहाँ एयर कंडीशनर में बैठता हूँ मेरा खून ठंडा हो गया होगा, ऐसा नहीं है। मैं रोजाना, और कई बार तो बहुत कड़वे घूंट में मतलब पीता हूँ, खून के घूंट जिन्हें कह सकते हैं मैं वो पीता हूँ। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे वीडियो मेरे सामने रोती हैं वहाँ पे आके। जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा उसमें बहुत बुरा हाल है कर्मचारियों का। स्कूलों में आज लगा ले कल हटा दिया, आज लगा ले कल हटा दिया, 90-90 हज़ार रुपये डिमांड करते हैं उनसे। कई बार हमने चीफ मिनिस्टर से बात की इस मामले में, सुनना नहीं चाहते। बिल्कुल। वैसे हमें केवल और केवल एक ही इलाज है, हम सभी ट्रेड यूनियन इकट्ठे हों और सड़क पर बैठना पड़ेगा, बैठेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो हमारे देश की व्यवस्था है कि जब लोग चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी धरने पर बैठ सकते हैं, जेल में जाने के पश्चात भी सरकार चलाने का दावा करते हैं, तो मैं चेयरमैन हूँ, मैं क्यों प्रदर्शन नहीं कर सकता? मैं भी प्रदर्शन करूंगा। कमिश्नर हो चाहे कोई भी हो, अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो अपने हजारों लोगों को लेके, अपने सैकड़ों ट्रेड यूनियन को लेके हम धरने पर बैठेंगे, तो देखते हैं कैसे काम नहीं बनता, हम सरकार को ठप कर देंगे। अच्छा, अभी जो 5000 आदमी को एक शॉट में स्थायी करने की जो बात थी, केजरीवाल साहब ने खुद कहा 5000 कर्मचारियों को हम एक शॉट में जो है वो पक्का कर रहे हैं जी। तो लेकिन फिर ये क्या ठंडे बस्ते में क्यों चले जाते हैं? ये अभी ये 10-10 आदमियों को 10-10 आदमियों को ऑर्डर बांट रहे हैं, 10-10 आदमियों को। ये झूठी बात थी, गलत बात थी। जो लोग पहले ही परमानेंट हो चुके उनको पक्का करने की बात थी, जिसका मैंने बहिष्कार किया। न्यूज़पेपर के माध्यम से भी सारे जो नेशनल अखबार हैं सब में लिखवाया मैंने, और जो अधिकारी हैं उनसे मैंने पूछा कि कौन से 5000 कर्मचारी हैं, क्योंकि लोगों ने संपर्क किया। बिल्कुल, जब दिवाली के आसपास उन्होंने घोषणा की 5000 लोगों को पक्का कर रहे हैं, हमने पूछा कौन से 5000 कर्मचारी, क्योंकि मुझे एक आदमी का टिप्स के याद है
तो बाद में पता चला कि जो पहले परमानेंट हो चुके थे पूर्वी दिल्ली में 2014 में, उन्हीं को पक्का करने की बात थी। लिहाजा वो ठंडे बस्ते में कोई था ही नहीं मजमून, वो एक तरह की बिना बात की, जिसे क्या कहते हैं, अफवाह थी, मतलब फेक था, टोटली फेक था वो। लेकिन इतने करोड़ों रुपए के होल्डिंग बन गए, तो गलत है पूरे दिल्ली सरकार की लगा तरफ रहे, से। ऐड मैं तो चल रही कहूँगा है। हाँ, इस बात में मैं बड़ा नाराज हूँ और ये बहुत दुखदाई बात है कि बिना बात की बात को लेके उन्होंने ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। ये गलत बात है। आपके ही दिल्ली सरकार में मेयर चुनी गई है शैली ओबरॉय जी। हाँ हाँ। शैली ओबरॉय जी के बारे में तमाम लोग कहते हैं, और हमारा भी उनसे सामना हुआ है, हाँ हाँ, बड़े ही मतलब घमंडी मिजाज, किसी कर्मचारी से मिलना नहीं चाहते, किसी से भी वो मिलना नहीं चाहते। अगर कोई यूनियन लीडर अगर उनसे मिलने की कोशिश करते हैं तो वो पुलिस बुलाकर उनको अरेस्ट करा देती है। देखिए ऐसी तो बातें मेरे सामने भी आती रहती हैं सुनने के लिए। मैं तो बहुत ही कम मुलाकात की है उनसे, कोई बात होती है टेलीफोन पे से निपटा लेते हैं मामले को लेके। और अगर ऐसा है तो वो जो ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, फिर वो किस काम के ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं? अगर उनके साथ ऐसा अन्याय होता है या उनको धमकी दी जाती है पुलिस की या उनको बंद कराया जाता है तो उसका बहिष्कार करना चाहिए। वैसे मैंने 2 प्रदर्शन एक बहुत बड़े लेवल पर देखे हैं दिल्ली के अंदर। या तो टाउन हॉल पे हुआ था, ये 2010 की बात है, और या फिर आपने जंतर मंतर पे जो किया था उसमें तमाम यूनियन और तमाम कर्मचारी निकला था, तब जाके उनको स्थायी किया गया था। जो आप जो बता रहे हैं 94 से लेके 98 तक के जो लोग पक्के हुए हैं वो लोग तब जाके हुए थे। ऐसे ही अगर फिर दोबारा से अगर ये सब यूनियन एक हो जाए और दिल से ईमानदारी से, खाली इंस्पेक्टर में दोष नहीं है, ठीक है, खाली पार्षद में दोष नहीं है, दोष खुद में भी है, बिल्कुल है, ठीक है। अगर सभी ईमानदारी से अगर ट्रेड यूनियन अगर कर्मचारियों के बीच में जाए, उनको इकट्ठा करे, और जो बड़े लोग हैं इस समाज के, जो पैसे वाले लोग हैं, अगर वो फाइनेंस करे, बसें करे, उनके खाने पीने का खर्च करे, तो ये पब्लिक वहाँ पर पहुँच सकती है। और इस सरकार को, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे कोई राज्य सरकार हो, चाहे कोई केंद्र सरकार हो, सबको ये धूल चटा सकती है। इस समाज में इतनी काबिलियत तो है, लेकिन क्या है, सबको भिन्न कर रखा है। अब इसको एक कैसे किया जाए गहलोत साहब? अनजाना जी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अब देखो, हमने इंटरव्यू है या मतलब जैसे अब दिखा रहे हैं इसको, हमने पहले कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं बनाया, बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट हमारी बातचीत हो रही है। और जो भी लोग इसे देखेंगे ना, उन्हें ऐसा लगेगा यार कहीं ना कहीं कैमरा चलाना भूल गए हैं, या मतलब कैमरा कैसे बात कर रहे हैं, नॉर्मली बात चल, नॉर्मल बात करेंगे जी। क्योंकि देखो, अगर हम अपने ही लोगों को गुमराह करते रहे तो मैं तो कहता हूँ वो जीना नहीं है बिल्कुल भी। और हमारे रहते हैं, अगर हमारे कर्मचारी को अधिकार नहीं मिल पा रहा तो जलालत है उस जीवन पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ईमानदारी वाली बात कहाँ रह जाएगी? जी बिल्कुल। कई बार मैंने देखा अपनी जान पर खेल खेल के आप ऐसी बाइट लाते हैं कर करके। मैंने निजामुद्दीन में देखा था, एक सफाई परिवार था, उनके बेटे की जवान बेटा था, उसकी डेथ हो गई थी वहाँ पे जी। वहीं के कुछ दूसरे दबंग लोगों ने उसको मार पीट के और उसको डरा धमका के गोली मार के उसकी हत्या कर दी थी वहाँ पे जी। आपने कितना एफर्ट्स किया उस काम के लिए। तो इससे ये ऐसा आभास होता है, क्योंकि ये जो हमारा परिवार है, अनजाना परिवार जो है हमारा, ये तो ऑलरेडी पहले से ही मतलब काम कर रहे हैं समाज सेवा, और उसी पैटर्न पे आप चल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। हमें यही पालन करना चाहिए। और मैं आज से हमारा एक ही मिशन रहेगा, हमारा खाना पीना भी बाद में होगा, सबसे पहले ये बात होगी। जहाँ जहाँ भी लोग हमें जानते हैं पहचानते हैं, उन सबको इकट्ठा करके अपने ट्रेड यूनियन के घर भी जाएंगे हम सबके घर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने पहले भी इकट्ठा किए हैं लोगों को ऐसे ही, लेकिन बीच में अब इतना समय नहीं हो पाता कि भाई सबको जाएं, उन्हें खुद भी सोचना चाहिए थोड़ा सा। अपने अधिकार के लिए अगर हम जाते हैं किसी के पास में तो क्या दिक्कत वाली बात है? हम सब एक ही तो हैं। मेरे पास हर तरह का, हर पार्टी का आदमी आता, मतलब हमने तो कभी किसको कोई भेदभाव नहीं किया कि जी फलां का आदमी से हम बात नहीं करेंगे, ये दूसरा आएगा तो हम बात नहीं करेंगे, सब हम एक ही तो हैं। आपका लेकिन दायित्व भी नहीं बनता, आप हो या कोई और भी हो इस पद पे, तो दायित्व भी नहीं बनता, क्योंकि आप सबके लिए बने हैं, आप एक जज हैं वहाँ पर बतौर, तो आपको तो सबको न्याय दिलाना। बिल्कुल, आज तो मैं बड़ा खुश हूँ। एक तो अंजना जी के परिवार में आना मेरा हुआ, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, गुरु मानते हैं उन्हें अपना। तो उसमें क्या है कि अब हम कोशिश करेंगे पूरी की पूरी जी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं यहाँ से करके, जो कहीं ना कहीं हमारी भी कमी हो सकती है, जो लोगों को लगती है उसको भी हम दूर करेंगे, बशर्ते हमें पता तो चले। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली में 2 ही शख्स जो है वो मेरी नज़र में है कि जो पार्टी में होते हुए भी जो पार्टी की जो खामियां हैं उसको उजागर, यानी उसको सही से मतलब मान भी लेते हैं और बता भी देते हैं। एक मोहर सिंह पहलवान जी हैं जो बीजेपी में हैं, वो अपनी पार्टियों
अगर कोई खामी है तो खुल के विरोध भी कर देते हैं। ऐसे ही संजय गहलोत साहब है जो कि आम आदमी पार्टी में है और बतौर अभी सफाई कर्मचारी चेयरमैन है दिल्ली के। तो ये जो है जितनी भी खामियां अभी बताई हैं वो दिल्ली सरकार के अंदर है, इससे इनका विरोध नहीं होना चाहिए गहलोत जी का। इससे उनको ये सीख लेनी चाहिए कि गहलोत जी एक खुद सफाई कर्मी रहे हैं और वो एक यूनियन लीडर रहे हैं, तो उनको गंभीरता ज़्यादा पता है और सफाई कर्मियों की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, जो उनके साथ बीतता है, वो संजय गहलोत जी बखूबी खूब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इनके परिवार में भी जो है सफाई कर्मी हैं, परेशानियों से ये गुजरते हैं और गुजर रहे हैं। और आज भी जितने कर्मी काम करते हैं दिल्ली के अंदर वो सभी इनके अंडर में आते हैं, चाहे वो कोई घर में सफाई करने वाली हो या वाला हो, या कोई कंपनी में या फैक्ट्री में या किसी नगर निगम में, किसी भी क्षेत्र में कोई काम करता है, तो संजय गहलोत जी जो है वो उनके उनका वो न्यायमूर्ति हैं उनके लिए। कभी भी कोई परेशानी हो तो इनसे मिलिए, संपर्क कीजिए, आप सर्च करिए, इनका एड्रेस मिलेगा आपको, या आप ऑनलाइन भी अपनी कंप्लेंट गहलोत जी को दे सकते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने कम से कम मन में जो गुबार है, जो मतलब बातें हैं या कैसे अच्छा हो सकता है, वो सब हमने बिल्कुल तरीके से बात की है। जितने कर्मचारी जो 2006 के बाद के 2006 तक तो ये सरकारों ने मान ही रखा है कि उनको तो पक्का करना ही है, लेकिन जो उसके बाद के हैं 2008 है, 10, 12 जो भी आज तक जो लगे हुए हैं वो टकटकी लगा कर बैठे हैं। तो क्या वो सच में हो पाएंगे पक्का या दिल्ली दूर है? कमिश्नर जो होता है उसको पक्का करना होते हैं, हम सबको मिलकर उन पर चढ़ाई करनी चाहिए सही तरीके से, तो ये बात बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता। अब एक बार हमने सीएम साहब को कहते हुए सुन लिया, यार पक्का करने में क्या होता है, लॉ फाइल साइन कर दे, भेज दिया, लेकिन सर इंटरनल प्रोसेस जो होता है उसको तो निपटाना पड़ेगा ना। हमें कमिश्नर को सही तरीके से करना पड़ेगा। जो कमिश्नर मेयर को सिखाएगा या ऊपर दिखाएगा वही सारी बात आती है, वही अड़ंगे डाल देते हैं बीच में कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा, हमारे पास सफिशिएंट फंड नहीं है, ये नहीं है, वहाँ से रुकावट होती है। इसलिए हम सबको मिलिए कमिश्नर के खिलाफ करना चाहिए, जो मेन कंपिटेंट अथॉरिटी है वो काम कर सकता है। तो जो केजरीवाल साहब ने ये जो बात कही थी जब ये पार्षद के जब चुनाव आए थे दिल्ली में, तो उन्होंने ये बात कही थी कि एक साइन लगता है स्थायी करने में, तो फिर वो क्यों कहा था उन्होंने? गलत बात, लुभाने के लिए, रिझाने के लिए कह दिया होगा किसी को तो अलग बात है, ऐसे नहीं हो सकता। एक साइन थोड़ी होता है, उसके लिए पॉलिसी बनाई जाती है। पॉलिसी बनाने का मतलब है तो हम भी जानते हैं, डेट वाइज सबको लिया जाता है, उनकी डेट निर्धारित की जाती है, उसके बाद प्रीमियम लगाया जाता है, फिर पास होता है, उसकी फाइलें मंगाई जाती है, डीसी की तरफ से उनकी कोई स्क्रूटनी की जाती है, तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। वो ऐसे नहीं तो साइन कर दे, कर दिया, ऐसे थोड़ी कर सकता है कोई किसी को। हाँ, उनका एक रोल हो सकता है, वो कमिश्नर को आदेश दें, कमिश्नर को आदेश दें कि इस तरह के हमने लिए, पैसा हम दे रहे हैं सफिशिएंट। कमिश्नर क्यों डरता पक्का करने से? वो कहता जी आज मैं 16,000 रुपये तनख्वाह देता हूँ, पक्का होते लोग मेरे से 32,000 रुपये तनख्वाह मांगे, मैं कहाँ से बजट दूंगा? अगर दिल्ली सरकार आज अपनी पे ये आ जाए और कमिश्नर से कहे ठीक है, इनका जो भी फंड होगा वो हम देंगे, एक राइटर कंडीशन लगा के हम फंड देंगे, इतने हम 1000 करोड़ का फंड देंगे, इनको पक्का करो, एक दिन में पक्के हो जाए कर्मचारी, तो ऐसे बात बन सकती है। और फिर एक बात और मैं आज बात करके खत्म ही करूंगा बात इसको, कि अगर इन्होंने जल्दी से खत्म कर दिया हम लोग को पक्का करके, तो फिर वोट बैंक कौन बनाएगा इनको? यहाँ भी बात अटक जाती है, कहीं ना कहीं परेशान करता है। मतलब प्रताड़ित आदमी जो है वो वोट डालता है, मैं पक्का करा दूंगा, उनको लुभावने वादे देंगे और अपना एक खेलते रहेंगे। ये सब भी बात है। अच्छा, वीर अशोक अंजानी जी ने एक बार डिमांड उठाई थी एलजी साहब ने, आपको याद होगा, चौथा वित्त आयोग, उसमें एलजी साहब ने भी जो है उस पे निशान लगाया था, बोला था कि हाँ ये जो डिमांड है, सारी जितनी भी डिमांडें हैं सब उसके अंदर छुपी हुई है। चौथा वित्त आयोग, अगर पैसा केंद्र सरकार दे देती है, बस यहाँ दिक्कत है, तो कोई भी एक भी कर्मचारी ना तो कच्चा बचेगा और ना उनका कोई तनख्वाह रुकेगी, ना कोई कुछ। सो की बात यही है, क्योंकि दिल्ली सरकार हमेशा कहती है वहीं तो यार वहाँ से तो मिल नहीं रहा केंद्र सरकार से, 498 रुपये प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से देना पड़ता है। कहते हमें तो 40 करोड़ नहीं मिली आज तक, तो हम कैसे दे दें? तो यहाँ रुकावट होती है। पहले कांग्रेस की सरकार रही थी तो उसमें होता क्या था कि तीनों चरणों में उनके निगम पार्षद भी कांग्रेस पार्टी की, दिल्ली सरकार भी उनकी, और केंद्र सरकार की, तो कोई दिक्कत नहीं आई। ना ही कभी हमने उपराज्यपाल के और मुख्यमंत्री को लड़ते हुए देखा कभी आपस में, क्योंकि सरकारें आपस में थी। अब सारा का सारा राजनीतिक मामला है, इसमें जो हमारे घुन की तरफ पिसता हमारा सफाई कर्मचारी बिना बात में, तो इन्हें वो सारी के सारी जो योजनाएं हैं वित्त निगम उसको पास करना चाहिए। लेकिन अब तो मैचिंग हो गई, अब तो जो निगम में है सरकार वो भी
आप पार्टी की है और जो दिल्ली में है वो भी आप पार्टी की है। अब चूंकि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं, तो कहीं ना कहीं एलजी का भी इंटरफेयर होता है। वो कहते हैं मैं कैसे मान लूँ इस बात को, एमसीडी तो मेरी है। अब केजरीवाल जी कहते थे मुझे जब तक इसमें नहीं लाओगे निगम में तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो ये सफाई कामगार समाज है उन्होंने भरपूर तरीके से जो है केजरीवाल जी को निगम में भी लेके आ गए, अब उसके बाद भी दिक्कतें। अब देखो एक और बहुत अनहोनी बात है, मतलब ये इसमें मिस्टर अश्विनी कुमार, जो पहले तीनों एमसीडी अलग अलग हुए थे उसमें स्पेशल ऑफिसर बना दिए। अब एक तरह से फिर उनको ले आएंगे यहाँ पे, क्योंकि स्कीम अरविंद केजरीवाल जी के और उनके नहीं बनते आपस में अश्विनी कुमार के, तो उनको बिठा दे कमिश्नर बना के। ना कमिश्नर इनकी बात मानेंगे, उनकी बात मानेंगे, लिहाजा नुकसान हमारे कर्मचारी को होगा। ये सब होने वाला है। तो ये सारी की सारी अब अखबारी लड़ाई चलेगी। अब बिल्कुल वो ये नहीं कर रहा, वो हमारी नहीं माने। जैसे एलजी साहब से इनकी चलती है। बस इनका एक ही उपाय कि हमारे कर्मचारी एकता बना के रखे, अपने सारे ट्रेड यूनियन एकता बनाए, तो हम देख लें कौन सा अश्विनी कुमार कौन क्या काम नहीं कर पाते। इधर से हमारा जो संवैधानिक दबाव होगा वो भी काम करने के लिए होगा, उनका बाध्य करेगा, उधर से पब्लिक की लड़ाई होगी। और जिस दिन संवैधानिक ताकत और सड़क की ताकत मिल जाएंगी तो कोई दुनिया की ताकत नहीं हमारा काम रोक दे। बस यहाँ हमें करना पड़ेगा। सबसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि देखिए जो हमारे अधिकार हैं वो कैसे मिलें, कैसे हम सुदृढ़ हों, ये सारी की सारी बातें जागो समाज पे दिखाई जा रही हैं। तो सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने अपने मोबाइल्स पे इसको आज ही सब्सक्राइब करेंगे ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग देख पाएंगे इसको, और आप सबके दुआओं से आशीर्वाद से ये और आगे बढ़ेगा। इसमें हम सबका हित है। धन्यवाद जी। तो चलिए, ये हैं चेयरमैन संजय गहलोत जी, जो कि एक्टर भी हैं और राज्य मंत्री का दर्जा भी इनको है और विधायक का चुनाव भी कई बार लड़ चुके हैं और ट्रेड यूनियन चलाते हैं, बतौर अभी सफाई कर्मियों के बड़े नेता हैं और उनके न्याय के लिए ये हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं और उन्हें न्याय भी कहीं ना कहीं मिल भी जाता है। तो चलिए, कॉफ़ी विद अंजाना, धन्यवाद। थैंक यू।